हेलो 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 हेलो। मेरे सभी महारथियों का स्वागत है फिर से एक बार वेदांत महाराष्ट्र 11-12 पे और हमारी विजय सीरीज में। तो विजय सीरीज किसके लिए है? विजय सीरीज है 11th वालों के लिए। 11th वालों को हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वन शॉट। जो भी आपके चैप्टर है आपके सिलेबस में, आपके 11th के बोर्ड के सिलेबस में जो भी सिलेबस है, जो भी चैप्टर है, उन सभी चैप्टर के वन शॉट हम विजय सीरीज में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप आपको इससे बहुत बहुत मदद हो रही होगी। और यहाँ पर देखिए विजय सीरीज में हम आज जो चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, तो जितना हो सके उसको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे वन शॉट के अंदर। ओके, और उससे पहले वेदांत तो आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है, हमारे पेड बैचेस भी है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आप MST CT के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तत्व बुक सीरीज लाई है। अब तत्व बुक जो है इसके अंदर हमने सारे ही सब्जेक्ट लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ये जो बुक्स है इसको पढ़ करके आप अपने MST CT के प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत सारी चीजें दी गई है। कभी कभी होता क्या है, कुछ पब्लिकेशन में क्वेश्चंस का जो लेवल होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ओके, एक लिंक नहीं बन पाती, वहां पे एक फ्लो नहीं बन पाता, लेकिन यहाँ पर आपको एक फ्लो मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन पहले मिलेंगे, बाद में मीडियम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और फिर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपका एक फ्लो बनता रहे और आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, न्यूमेरिकल करने में आपको इंटरेस्ट है। तो ऐसी है हमारी तत्व बुक सीरीज, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और सारे सब्जेक्ट लिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप 11 में हो तो 11 में हमारे पास है न्यू बैच है। और अगर आप न्यू मतलब 11th और 12 का दोनों का बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे पास में न्यू 11th के लिए, शौर्य 12th के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 1 ईयर का पूरा प्लान है और यहाँ पर अपना 2 ईयर का पूरा प्लान है। तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें आपका पूरा ही पढ़ाई होने वाला है 11-12 का पूरा 2 ईयर का। 1 ईयर का भी ले सकते हैं, 2 ईयर का भी ले सकते हैं। बाद में आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे मोरिया बैच जो है वो 12th वालों के लिए, जो भी आपके बड़े भाई बहन है ना 12th स्टैंडर्ड में, उनको आप बता सकते हैं कि मोरिया बैच है। यहाँ पर मोरिया बैच में हम MST CT और बोर्ड का प्रिपरेशन करवाते हैं। ओके, बाद में हम देख सकते हैं कि IB सेट के एग्जाम यहाँ पर है। तो IB सेट की जो एग्जाम है, तो ये बेसिकली किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो और आपको उसमें स्कॉलरशिप चाहिए तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम देने के बाद में आपका हो सकता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले तो 90% तक स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, जो भी आपको फीस दे रहे हैं ना उसमें। तो बहुत ही आसान तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको बहुत ही कम मिनिमम फी आपको देनी पड़ेगी। ओके, चलिए। तो बाद में अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो, ऑफलाइन में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है कि ऑफलाइन में अगर आप देख सकते हो की वेदांत 2 के ऑफलाइन सेंटर महाराष्ट्र में कहा पर है ना, तर महाराष्ट्रामध्ये जर आपण पाहिलं तर पुण्यामध्ये PCMC मध्ये वेदांतचं सेंटर आहे, नंतर स्वारगेटमध्ये आहे, औंधमध्ये आहे, सिंहगडमध्ये आहे, नंतर विदर्भामध्ये जर आपण पाहिलं तर अमरावतीमध्ये आहे, बुलढाणामध्ये आहे, नागपूरमध्ये आहे, जळगावमध्ये आहे आणि नंतर अहिल्यानगर या भागामध्ये वेदांतचे ऑफलाईन सेंटर आहेत। इथे सुद्धा तुम्ही ऍडमिशन घेताना एक्झाम जर देऊ शकाल, म्हणजे जर तुम्ही या सेंटरला अगर व्हिजिट करत असाल तर तुम्हाला एक्झाम वगैरे तुम्हाला घेतली जाईल तुमची, आणि नंतर तुम्हाला जर चांगले मार्क्स मिळाले तर तुम्हाला त्यामध्ये सुद्धा 90% पर्यंत स्कॉलरशिप तुम्हाला मिळू शकते। म्हणजे तुम्हाला जो कोर्स आहे, ऑफलाईनची फी थोडी जास्त असते पण त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला 90% पर्यंत स्कॉलरशिप मिळू शकते। ओके बेटा, चलो इतना क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते कि आज हम क्या देखने वाले हैं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। किसके बारे में? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके बारे में आप यहाँ हम बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर बोला गया है, देखो जरा कि सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, तो आप देख सकते हो कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्क्राइब हाउ सब्सटेंस बिहेव व्हेन हीट एनर्जी सप्लाइड और रिमूव, है ना। मतलब अगर किसी सब्सटेंस को हमने हीट एनर्जी दी है तो हीट एनर्जी देने के बाद में सब्सटेंस कैसे बिहेव करता है, ये आता है मतलब इसके स्टडी में, है ना। तो थर्मल प्रॉपर्टीज अगर हम चेक कर रहे हैं मतलब क्या होती है थर्मल प्रॉपर्टीज, तो हीट बॉडी को देने के बाद में बॉडी कैसे बिहेव करती है, ये आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी है, लेकिन कैसी प्रॉपर्टी है? थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी मतलब क्या? हीट दे दो और बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखो। ओके, तो हीट के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको लेता है थर्मल प्रॉपर्टीज। ओके, अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन से है, किसको हम चेक करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर आपने हीट को दे दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का। बाद में देखो आप कि डायमेंशन बदल सकता है, कि अगर आपने हीट दिया तो हीट देने के बाद में बॉडी का डायमेंशन चेंज हो जाएगा, उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसका ओवरऑल शेप चेंज हो सकता है। बाद में
उसकी फिजिकल स्टेट। मान लीजिए अगर आप कंटिन्यूअसली हीट दे रहे तो उसमें हो सकता है कि बॉडी जो है वो अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाए, लिक्विड है तो वो गैस बन जाए, गैस है तो प्लाज्मा बन जाए, प्लाज्मा के अंदर फिर वो आयंस के स्टेट में होता है पूरा, उसके अंदर तो कोई एटम का भी एग्जिस्टेंस हमें नहीं मिलेगा, पूरे आयंस आयंस अपने को मिलेंगे उसके अंदर, है ना। तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। उसके बाद में ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, है ना। मतलब किस प्रकार से होता क्या है कि मान लीजिए हमने एक रूम है जिसके अंदर एसी लगा हुआ है, एकदम एकदम कूल है, एकदम कोल्ड है, एकदम चिल्ड वो रूम है। अब वहां पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, उसमें हमने क्या किया, एक स्टील का कप लिया जिसके अंदर हमने हॉट कॉफी रखी हुई है ना, गरम आपण चहा किंवा कॉफी त्यामध्ये ठेवलेली आहे किंवा गरम पाणी ठेवलेलं आहे आपण एखाद्या भांड्यामध्ये किंवा एखाद्या कपामध्ये, आणि तो कप आपण त्या रूममध्ये ठेवला तर काय होईल, पूर्ण रूम कशी आहे, एकदम थंडगार झालेली आहे, एकदम चिल्ड आहे। त्या चिल्ड रूम मध्ये आपण तो गरम जर स्टीलचा कप ठेवला तर त्याच्यामध्ये एनर्जी ट्रान्सफर होऊन त्या सराउंडिंगला मिळेल। म्हणजे काय असतं की समजा एखाद्या वस्तूला आपण हीट देतो तेव्हा त्याचं टेम्परेचर वाढतं, पण त्याचं टेम्परेचर वाढल्यामुळे काय होतं, सराउंडिंगचं टेम्परेचर कमी आहे, त्याचं टेम्परेचर वाढलं पण सराउंडिंगचं टेम्परेचर कमी आहे, तर ती बॉडी आपली जी उष्णता आहे, आपली जी थर्मल एनर्जी आहे ती दुसऱ्याला ट्रान्सफर करते। ओके, तर ती कशी ट्रान्सफर करते हे सुद्धा की त्याच्या प्रॉपर्टीवर डिपेंड करतं। तर या सर्व प्रॉपर्टी कशाशी संबंधित आहे, या सर्व प्रॉपर्टी संबंधित आहेत थर्मल सोबत, म्हणून याला म्हणून आपण थर्मल प्रॉपर्टीज, है ना, की अशा प्रॉपर्टीज सबस्टन्सच्या ज्या हीट सोबत संबंधित आहेत। ओके, त्याला म्हणतो आपण थर्मल प्रॉपर्टीज, है ना। आता पहा हीट म्हणजे काय असतं, नेमकं हीट म्हणजे काय, देखा म्हणजे तुम्हाला नेमकं कळलं पाहिजे की हीट म्हणजे काय। ओके, आता हीट म्हणजे इंटरनल एनर्जी नाही, इंटरनल एनर्जी हा एक वेगळा कॉन्सेप्ट आहे, हीट हा वेगळा कॉन्सेप्ट आहे। हीट हा कॉन्सेप्ट काय आहे माहिती आहे का, की दोन बॉडी आहेत, म्हणजे आता मी असा विचार केला की ही एक बॉडी माझ्याकडे आहे। ओके, मी असा विचार केला की माझ्याकडे ही बॉडी आहे, माझ्याकडे ही बॉडी आहे, याचं तापमान जे आहे म्हणजे याचं टेम्परेचर जे आहे ते 50 डिग्री सेल्सिअस आहे, आणि माझ्याकडे ही बॉडी आहे, याचं जे टेम्परेचर आहे ते 100 डिग्री सेल्सिअस आहे। तर मी तुम्हाला म्हटलं की या दोघांमध्ये कोणाकडे जास्त हीट आहे, ओके, तुम्ही म्हणाल की सर याच्यामध्ये जास्त हीट आहे। तर बेसिकली हीट जेव्हा आपण म्हणतो की याच्याकडे जास्त हीट आहे, तर हा एक वर्ड टेक्निकली चुकून जातो। ओके, समझ में आ रहा है कि ये वर्ड टेक्निकली गलत हो जाता है कि इसके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। समझे, समझ रहे हैं आप लोग। 1 मिनट, एक जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, यस यस, हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया, चलो क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो बेटा बात ऐसी है, यहां पर एक, हाँ चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या सही तरीके से, हो रहा है भाई, सब कुछ सही चल रहा है, वेरी गुड, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आपको सब कुछ दिख रहा है, ओके, फोकस में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, चलो ये भी क्लियर हो गया, कोई बात, सब कुछ एकदम सही चल रहा है। ओके, चेक करना पड़ता है, नहीं तो रिकॉर्डिंग बहुत लंबा हो जाएगा और पता नहीं चला कि रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, चेक करना पड़ता है। देखो अब होता क्या है कि यहाँ पर बॉडी लिया हमने 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर बॉडी लिया 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ले लिया, तो हम बोलेंगे इसके अंदर ज्यादा हीट एनर्जी है। बेसिकली जब हम ये बोलते कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप ये बोल सकते कि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, समझ रहे हो, इसके अंदर क्या है, इंटरनल एनर्जी ज्यादा है ऐसा आप बोल सकते हो, इसके अंदर क्या है, इंटरनल एनर्जी ज्यादा है ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते इसके अंदर हीट एनर्जी ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर क्या बोलोगे आप, इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। हीट क्या होता है, जो एनर्जी इस बॉडी से इस बॉडी की तरफ ट्रांसफर होने वाली है, दैट एनर्जी वी कॉल्ड हीट एनर्जी, दैट एनर्जी वी कॉल्ड हीट एनर्जी, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। समझ में आ रहा है कि हीट वो नहीं होता कि जो बॉडी के अंदर है, हीट वो होता है कि वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर होता है, जब उनके बीच में इंटरनल एनर्जी का, जब उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना, तो उस केस में एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जो एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट वी कॉल्ड हीट, है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, कैलोरी है ना। मतलब अगर हम डेली लाइफ में इसको मेजर कर रहे हैं तो उसको हम कैलोरीज में मेजर करते हैं एनर्जी को, राइट। तो 1 कैलोरी मतलब 4.18 जूल होता है, राइट। सब लोग लिख लो, यहाँ पे 2-3 पॉइंट जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखने की कोशिश करो। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर ले लिया तो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अभी क्या बोला है, अभी देखो क्या बोला है, हीट, हीट क्या बोला, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज,
है ना। हीट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का, है ना। चलो दिख रहा है आप सब लोगों को? हाँ चलिए, क्या बोला है, हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। इतना हो गया ये सब कुछ, ठीक है ना। अभी देखो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, है ना। टेम्परेचर खुद हीट नहीं है, टेम्परेचर ये बताता है कि किसने कितनी हीट एब्सॉर्ब की है या फिर किसने कितनी हीट लूज की है। समझ रहे हो, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ये बोलता है, टेम्परेचर एक कंपैरिजन करके हमें बताता है कि भैया इसके पास में कितनी हीट है और उसके पास में कितनी हीट है। तो ये हीट का जो लेन देन हो चुका है, उसके बाद में जो बॉडी के अंदर चेंजेस हुए हैं, उसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में बता सकते हैं। टेम्परेचर खुद हीट है क्या, नहीं, टेम्परेचर मतलब ये होता है कि मेजरमेंट है वो, कि कितना कौन हॉटनेस किसके अंदर है या फिर कोल्डनेस किसके अंदर है, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? ओके। अब ये टेम्परेचर अगर है, तुम्हें अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर पता है, मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज है और उसका टेम्परेचर अगर आपको पता है, तो टेम्परेचर पता होने से क्या होता है, अगर आपको टेम्परेचर पता है तो होता क्या है कि हमें डिसाइड हम कर पाएंगे कि भैया की हीट कहां से कहां पर फ्लो होने वाली है। अगर आपको टेम्परेचर पता नहीं होगा, अगर आपको टेम्परेचर पता नहीं होगा तो आप ये नहीं बता पाओगे भैया कि किसकी एनर्जी किसके पास जा रही है, कौन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, कौन एनर्जी गेन कर रहा है और कौन एनर्जी लूज कर रहा है। तो ये कब पता चलेगा, जब आपको टेम्परेचर पता होगा बॉडीज का। ओके। अब इसको मेजर करने के लिए क्या होता है, हमारे पास थर्मोमीटर होता है ना। हमें इसको मेजर करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, थर्मोमीटर होता है। और टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन, है ना। जब हमने 11th में स्टार्टिंग में यूनिट्स एंड मेजर में पढ़ा था तो हमने इसमें देखा था कि टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर क्या बोला है, यहां पर कुछ कुछ चीजें अपने को दी गई है, राइट। चलो इसको हम देख लेते एक बार कि भैया यहां पर क्या दिया हुआ है ना। देखो क्या बोला है, टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर, है ना। दिख रहा है कि आप लोगों को, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपांड कर देता हूं, इसको थोड़ा एक्सपांड कर देता हूं, चलिए, है ना, हो गया। हाँ शायद अभी क्लियर है ना। देखो अभी क्लियर है, क्या बोला है, टेम्परेचर एंड थर्मामीटर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज विद टेम्परेचर, है ना। थर्मामीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, थर्मामीटर ये कहता है कि मान लो कि कोई बॉडी ने हीट को एब्सॉर्ब कर लिया तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इस प्रिंसिपल के ऊपर कौन काम करता है, थर्मामीटर। किसी ने हीट को गेन किया, किसी ने हीट को लूज किया, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को मेजर करने का काम कौन करता है, थर्मामीटर। ये उसका प्रिंसिपल है ना, कि सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज विद द टेम्परेचर, है फिजिकल प्रॉपर्टीज। मान लीजिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कि सॉलिड ये स्टेट है, तो सॉलिड से अगर कोई लिक्विड बना तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, कि स्टेट का चेंज होना ये फिजिकल चीज हो गई ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, आप सॉलिड से लिक्विड बन गए तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है। थर्मामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज विद टेम्परेचर, ऐसा होता है ना। एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी, मान लीजिए कि आपने मर्क्यूरी को अगर हीट दे दी तो मर्क्यूरी एक्सपांड हो रहा है, तो ये हो गई उसकी, मतलब उसकी एक्सपांशन, मतलब देखो कोई क्या हो चुका है, कॉम्प्रेस हो चुका है, कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कोई एक्सपांड हो चुका है। समझ में आ रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई एक्सपांड हो रहा है। तो मर्क्यूरी जैसे एनर्जी को, जैसे ही हीट को एब्सॉर्ब करता है तो वो एक्सपांड होता है। तो ये भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में होने वाला चेंज है। समझ में आ रहा है, आप अगर एक्सपांड हो रही है कोई बॉडी, कोई सब्सटेंस अगर एक्सपांड हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, उसके फिजिकल स्टेट के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। यही तो प्रिंसिपल है थर्मामीटर का। थर्मामीटर में ये कहता है कि अगर हीट अगर मिल रही है तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। ओके, इसी प्रिंसिपल के ऊपर थर्मामीटर काम करता है। अब यहाँ पर देखो चेंज इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, है ना, चेंज इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर लिया आपने, उसके अंदर आपने क्या किया, NaCl डाल दिया, सोडियम क्लोराइड, है ना, नमक डाल दिया आपने उसके अंदर। अब होगा क्या कि मान लीजिए NaCl डाल दिया, तो NaCl तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही मतलब वाटर भी पोलर है, NaCl भी पोलर है, दोनों पोलर मॉलिक्यूल साथ में आ गए तो वो एक्सपांड हो जाते हैं, उसके अंदर के जो आयंस है वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, केमिस्ट्री का रूल क्या है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब कोई अगर पोलर चीज के अंदर पोलर चीज ऐड करोगे आप तो वो डिजॉल्व हो जाएगी। वाटर क्या है, खुद एक पोलर चीज है, उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर NaCl है तो उसके अंदर Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ये पोलर पोलर चीज अगर आपने साथ में डाल दी तो वो डिजॉल्व हो जाता है बहुत आसान तरीके से। लेकिन मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एसिटिक एसिड लिया,
अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में डाल दिया तो वो जल्दी डिजोल्व नहीं होता, क्योंकि वो नॉन पोलर है, वाटर पोलर है। अब होता ये है कि अगर आपने किसी वाटर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया, वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको हीट देते हो। तो हीट देने से क्या होता है कि उसके अंदर का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना, तो वो चीजें थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, तो आयंस का नंबर बढ़ जाता है। NaCl पानी में डाला तो अपने आप डिजोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीक एसिड कोई डाला, वीक बेस पानी में डाला तो वो डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो अगर डिजोल्व नहीं हो रहा है तो उसको हम हीट देते हैं। ओके, मतलब क्या होता है, अगर हीट आ गई तो आयन सेपरेट हो गए, आयन अगर सेपरेट हो गए तो अगर आप उसके अंदर से अगर करंट को पास करोगे तो करंट इजीली उसके अंदर से पास हो जाएगा, करंट उसके अंदर से इजीली क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। समझ रहे हो, करंट इजीली उसके अंदर से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आ रही बात समझ में, करंट उसके अंदर से इजीली पास हो जाएगा। क्लियर है बात। तो हम क्या करें, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मतलब जब हम हीट देते हैं और आयंस अगर सेपरेट हो गए किसी सॉल्यूशन के अंदर के, तो उसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब वैसे अगर हम कोई वायर ले ले, तो वायर को अगर हम गर्म करें तो हो सकता है कि उसके अंदर के आइटम बहुत ज्यादा वाइब्रेशन कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में और दिक्कत हो रही हो, तो अगर वायर को हम गर्म करेंगे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि उस मटेरियल के ऊपर, उस सब्सटेंस के ऊपर। उसके बाद में चेंज इन प्रेशर ऑफ गैस। डेफिनेटली अगर हम, जैसे हमने प्रेशर कुकर के अंदर पानी लिया, उसको हमने गर्म किया, तो क्या हो रहा है, वो लिक्विड एक्सपांड हो रहा है, वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। तो अगर स्टेट को चेंज कर रहा है तो एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से आपने गैस को कुकर का जो ढक्कन है आपने लगा के रखा हुआ है, तो होता क्या है कि वो पॅक हो जाता उसके अंदर। म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होतं की आपण त्याला एक्सपांड करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण ते काय झालं, पॅक झालेलं आहे ना, कारण की त्याला आपण वरून एकदम घट्ट ते त्याचं पिस्टन लावलेलं आहे, त्यामुळे तो एक्सपांड होऊ शकत नाही आहे। पण काय झालं, आतमध्ये प्रेशर इतकं वाढलं की त्याच्यामुळे ती एक जी मेटलची व्हिसल असते ती पण त्याला पण धक्का देऊन तो एनर्जी जी आहे ती बाहेर निघायचा प्रयत्न करते। ओके, है ना। अभी क्या बोला है, 3 कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल, म्हणजे कोणकोणत्या स्केल डेली लाईफमध्ये यूज केल्या जातात, तर त्यामध्ये आहे सेल्सियस स्केल 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, फॅरनहाइट स्केल 32 to 212 डिग्री सेल्सियस, केल्विन स्केल 273 to 373 केल्विन, है ना। 273, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर 273.15 टू 373.15 डिग्री, है ना, केल्विन। ओके, समझ में आ रहा है कि 273.15 केल्विन और 373.15 केल्विन, समझ में आ रहा है। देखो, जब हम ये बोलते हैं ना कि अगर किसी को बुखार है तो हम बोलते हैं उसको 102 टेम्परेचर है, 102 बुखार है, 104 बुखार है, ऐसा बोलते हैं ना। तो बेसिकली वो 102 104 मतलब वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है, वो फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट होता है। अब तुम बोलोगे सर कि इसको कन्वर्ट हम कैसे करें, कि डिग्री को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि अगर मैं, है ना, फ़ारेनहाइट को, है ना, अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केल्विन है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है, तो या फिर इसको, है ना, इस तरीके से ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो इसमें आप फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। अगर केल्विन मतलब आपके पास डिग्री सेल्सियस है, मान लो आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो अगर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 273 प्लस 1 मतलब वो हो जाएगा 274 केल्विन। उसके बाद में मान लीजिए अगर आप फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करना चाहते हो, तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9। C/5 हमने लिया, F-32/9 मतलब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है, तो इसका कन्वर्जन कैसे होगा, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ऐसा ही कन्वर्जन होने वाला है। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से चीजें काम करती है। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर अब देखो थर्मल एक्सपांशन, है ना, थर्मल एक्सपांशन। ओके, चलिए आप भी मेरे साथ में थोड़ा थोड़ा दो तीन पॉइंट लिखिए ये साथ में। अब क्या बोला है, थर्मल एक्सपांशन, ठीक है, सब कुछ ठीक है, चलो एकदम बढ़िया। थर्मल एक्सपांशन में देखो क्या बोला है कि देखो थर्मल एक्सपांशन, द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ सब्सटेंस। ओके, समझ में आ रहा है, द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन, है ना। एक्सपांशन हो रहा है, बॉडी जो है मान लीजिए उसकी लेंथ
लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, उसकी हाइट, एक पर्टिकुलर उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट थी। आपने उसको हीट दिया तो हीट देने के बाद में उसकी लेंथ बदल गई, उसकी ब्रेड्थ बदल गई, उसकी हाइट बदल गई, है ना, ऐसा हो गया। अब बात ऐसी है, ये तो चेंजेस हो गए इसके अंदर, लेकिन ये कब हुए, जब आपने उसको एनर्जी दी है, जब आपने उसको हीट एनर्जी दी है, तब उसके अंदर ये चेंजेस हुए हैं। तो हीट देने के कारण डायमेंशन में जो बदलाव आया है, इसी को बोला जाता है थर्मल एक्सपांशन। इसको क्या बोला जाता है, थर्मल एक्सपांशन बोला जाता है ना। देखो अब क्या बोला है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा, है ना, वो अभी हम देखने वाले कि भैया टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट फास्टर, मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। उसके बाद एवरेज सेपरेशन इज इंक्रीजेस, मतलब उनके बीच का जो एवरेज सेपरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कि ऐसा पूरा सॉलिड का कोई कोई सॉलिड सब्सटन्स था, है ना, तुम्ही असा विचार करा की एखादा सॉलिडचा पूर्ण सब्सटन्स आहे, ब्लॉक आहे, त्याला तुम्ही गरम करत आहात, समजा मेटल आहे, है ना, म्हणजे लोखंडापासून बनलेला एक ब्लॉक आहे, त्याच्यामध्ये सगळे पार्टिकल एकामेकापासून एका प्रॉपर डिस्टन्सवर आहे, एका योग्य डिस्टन्सवर आहे, खूप जास्त जवळ नाही आहे, खूप जास्त दूर नाही आहे। मग आता होतं काय की जर जेव्हा आपण याला जेव्हा त्याला हीट देतो आपण, तर त्या सर्व मॉलिक्यूलमधलं एव्हरेज जे सेपरेशन आहे ते वाढतं। ओके, म्हणजे सर्वांमध्ये समजा 1 mm सेपरेशन आहे, तर ते आपण त्याला हीट दिली 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 तर त्या सर्वांचं एव्हरेज जे एव्हरेज सेपरेशन आहे ते वाढून 1 mm पासून 2 mm होऊन जातं। ओके, असं असतं ते। नंतर साईज ऑफ बॉडी इंक्रीज, है ना, द बॉडीची जी साईज आहे ती इंक्रीज होते। नंतर काय म्हणजे टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपान्शन, की थर्मल एक्सपान्शन कोणकोणत्या टाईपचं असतं, तर त्यामध्ये काय होऊ शकतं की लिनियर एक्सपान्शन, त्याची लेंथ वाढू शकते, किंवा त्याचा एरिया वाढू शकतो, किंवा त्याचा व्हॉल्यूम वाढू शकतो। कळलं का, या तीन गोष्टी होऊ शकतात। एक तर त्याचं लिनियर एक्सपान्शन होऊ शकतं, त्याची लेंथ वाढू शकते, किंवा त्याचं एरियल एक्सपान्शन होऊ शकतं, त्याचं व्हॉल्यूम एक्सपान्शन होऊ शकतं। ओके, या तीन गोष्टी होऊ शकतात। आता बघा याच्यामध्ये मग लिनियर एक्सपान्शन मध्ये आपण काय पाहतोय, ओके, लिनियर एक्सपान्शन मध्ये काय होतं पाहूया आपण, है ना, लिनियर एक्सपान्शन मध्ये काय होतं ते आपण आता पाहूया, है ना, लिनियर एक्सपान्शन। तर पहा आता लिनियर एक्सपान्शन, इन्क्रीज इन द लेंथ ड्यू टू हिटिंग इज कॉल्ड लिनियर एक्सपान्शन। कळलं का, म्हणजे काय कळलं आपण की त्याला आपण हीट दिली, तर हीट दिल्यामुळे त्याची लांबी वाढली, तर त्याची लांबी वाढलेली आहे ना, त्याला म्हणतो आपण लिनियर एक्सपान्शन। लेंथ वाढणे हीट दिल्यामुळे, मग ते काय झालं, थर्मल लिनियर एक्सपान्शन। ओके, हीट दिल्यामुळे जर लेंथ वाढली तर थर्मल लिनियर एक्सपान्शन ते झालेलं आहे। ओके, आता समजा हिच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता कॅपिटल एल काय आहे, कॅपिटल एल इथे काय आहे, कॅपिटल एल काय आहे इथे ओरिजिनल लेंथ आहे। आता आपण त्याला त्याचं टेम्परेचर जे काही होतं पहिले, समजा ते टी असेल, तर टी आपण त्याला टी पासनं वाढवलं, त्याला आपण टी पासनं वाढवलं आणि ते डेल्टा टी केलं, म्हणजे थोडंसं वाढवलं आपण टेम्परेचर। आता त्याची लेंथ वाढलेली आहे, त्याची लेंथ वाढली म्हणजे ती काय झाली आता डेल्टा एल झाली आहे लेंथ, लेंथ का झाली डेल्टा एल झालेली आहे, डेल्टा एल झालेली आहे ना, कळलं का इथपर्यंत। तर आता एल झालं, नंतर टी झालं, डेल्टा टी झालं, नंतर लेंथ किती झाली डेल्टा एल। तर आता पहा, आता कोएफिशिएंट याच्यामध्ये काय होतं की ही जी लेंथ वाढलेली आहे, म्हणजे जी लेंथ वाढली आहे ती कशावर डिपेंड करते, त्याच्या ओरिजिनल लेंथवर डिपेंड करते, आणि आपण त्याचं टेम्परेचर किती वाढवलं त्याच्यावर डिपेंड करते, है ना। जो लेंथ में जो बदलाव हुआ है वो डिपेंड करता है कि भैया उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी और आपने उसके अंदर कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऐसा होता है। फिर डेल्टा एल का यहां पर मैं कांस्टेंट लेता हूं, यहां पर कांस्टेंट मैंने क्या लिया, अल्फा, है ना, अल्फा यहां पर लिया है, अल्फा लिया है यहां पर हमने, तो ये बन गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, है ना। तो मतलब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके हमने यहाँ पर अल्फा ले लिया, जो अपना प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वहां पर उठा के हमने उसको अल्फा ले लिया, और फिर यहाँ पर मुझे मिल रहा है एल और डेल्टा टी, इस प्रकार से, है ना, ऐसा होता है। चलो, और अब क्या बोला यहाँ पे देखो, अभी हम बात करते हैं एरियल एक्सपांशन के बारे में। तो एरियल एक्सपांशन में देखो, एरियल एक्सपांशन में क्या होगा, यहाँ पर वही हमें करना है कि भैया देखो, यहाँ पर हमें देखो पहला वाला एरिया जो है उसको हम ए ले लेंगे, जो चेंज हुआ है उसको हम डेल्टा ए ले लेंगे, उसके बाद में डेल्टा ए ले लेंगे, बाद में देखो उसका मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर टी था, तो बढ़ा के हमने कैपिटल टी डेल्टा टी कर दिया, इतना हमने इंक्रीज कर दिया। ओके, तो जो चेंज इन एरिया है that is proportional to original area and change in temperature। समझ में आ रहा है, ऐसी बात, ओके, समझ में आ रहा है इस प्रकार से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो चेंज इन एरिया है, चेंज इन एरिया
इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए मुझे यहाँ पर बीटा मिलेगा, बीटा यहाँ पर मिलेगा मुझे ए, और यहाँ पर मुझे मिलेगा डेल्टा टी। आ रहा समझ में? ऐसा होता है। तो ये बीटा आ गया यहाँ पर। तो बीटा मतलब क्या होता है? बीटा मतलब ट्वाइस अल्फा होता है ना। देखो अल्फा हमने क्या लिया था? अल्फा मतलब हमने लिया था कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, लेकिन यहाँ पर बीटा मतलब क्या है? एरिया है। तो एरिया कैसा होता है? लेंथ इंटू लेंथ, है ना। लेंथ का स्क्वायर मतलब क्या होता है? एरिया। तो यहाँ पर बीटा मतलब क्या? लेंथ का स्क्वायर, मतलब इसको हमने डबल ले लिया, उसके हमने डबल 2 बार अल्फा ले लिया, मतलब बीटा जो है वो ट्वाइस एल हमने ले लिया है यहाँ पर, है ना। इस प्रकार से इसको हमने कैलकुलेट किया है। अब बाकी देखो यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन की हम बात करते हैं। वॉल्यूम में देखो हम क्या करेंगे, है ना। वॉल्यूम में देखो हम क्या करने वाले हैं। ओके, वॉल्यूम के अंदर देखो हम क्या करने वाले हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या होगा? वॉल्यूम के अंदर देखो कि ये है चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या हो गया अपना? चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या हो गया अपना? चेंज इन वॉल्यूम हो गया। अब चेंज इन वॉल्यूम है मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम v है, तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ? डेल्टा v हो गया। पहले कितना टेम्परेचर था? t था। कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? डेल्टा t हो गया, बस। ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि डेल्टा v में जो चेंज हुआ है ये प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम को और चेंज इन टेम्परेचर को। तो यहां पर हम लेते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट आता है गैमा, है ना। मतलब यहाँ पर डेल्टा v इज इक्वल टू गैमा आएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम आएगा, और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर आने वाला है। तो गैमा इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 3 अल्फा होने वाला है ना। गैमा मतलब क्या होगा? 3 अल्फा। इस तरीके से गैमा मतलब क्या होने वाला है? 3 अल्फा होने वाला है। ऐसा होता है अल्फा बीटा गैमा 1:2:3, ऐसा यहाँ पर कंडीशन होने वाली है। चलो, इस प्रकार से सारा एक्सपांशन हो गया अपना। अभी देखो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन, किस तरीके से हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसको हम किस किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गए? चलो, हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ओके, किस प्रकार इसको यूज किया जाता है? तो यहाँ पे देखो रेलवे ट्रैक, स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स बिकॉज रेल एक्सपांड्स इन समर, है ना। मान लीजिए जो ट्रैक्स है, तो दो इस तरीके से अगर ट्रैक्स है ना, मतलब ये ऐसा एक लॉन्ग एक ट्रैक है, बाद में यहाँ पर एक कट दिया जाता है, या फिर यहाँ पर कट होता है और यहाँ पर दूसरा एक ट्रैक लगाया जाता है। अब इसके बीच में गैप होती है। क्यों गैप होती है? हमें लगता है कि अरे भाई इसके ऊपर चक्का जाएगा तो चक्का यहाँ फिसल सकता है, लेकिन वो गैप देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि समर में क्या होता है कि ये दोनों मेटल के जो प्लेट्स है वो गर्म होकर के एक्सपांड हो जाते हैं और वो चिपक जाते हैं। अगर हमने यहाँ पर उसको इसके बीच में अगर गैप नहीं दी तो ये बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद में ये मुड़ जाएगा, तो उस केस में चक्का जो फिसल सकता है। ऐसी कंडीशन होती है ना। ऐसी कंडीशन यहाँ पर होती है। चलो थोड़ी बात ऐसी यहाँ पर ब्रिजेस, है ना। एक्सपांशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट डैमेज, है ना। एक्सपांशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट डैमेज। तो ब्रिजेस के अंदर भी हमने एक्सपांशन वाले जॉइंट वहां पर लगाए हुए ताकि ब्रिज में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इलेक्ट्रिक वायर्स की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स, है ना, वायर्स आर केप्ट स्लाइटली लूज बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर। जो हमने देखा होगा कि अपने यहाँ पे पोल्स होते हैं और पोल्स के ऊपर से वायर डाले हुए होते हैं और वो वायर थोड़े से लूज होते हैं। क्यों लूज होते हैं? क्योंकि समर में तो लूज होगा लेकिन विंटर में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उस समय वहां पर हो सकता है कि अगर वायर जोड़ा हुआ है, अगर वो छूट गया, मतलब अगर वो विंटर में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो टूट जाएगा दोनों तरफ से, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। ऐसा होता है वहां पे, है ना। अब देखो थर्मोमीटर, है ना। थर्मोमीटर के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी अल्कोहल हेल्प्स मेजर टेम्परेचर, है ना। हम अल्कोहल को भी मेजर करते थे पहले टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, है ना। अभी हम क्या करते हैं? मर्क्यूरी का मोस्ट ऑफ द केस में यूज करते हैं क्योंकि मर्क्यूरी थोड़ा और एक्यूरेट चीज है। ओके, ऐसा होता है। तो जो मर्क्यूरी हमने लिया है, तो मर्क्यूरी को या फिर मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर यूज करते हैं हम कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। थर्मोमीटर के अंदर भी इसका यूज होता है क्योंकि हीट देने के बाद में क्या होता है, चीजें अपना डायमेंशन बदलने लगती है। यहाँ पर हमने मर्क्यूरी को अगर दिया है टेम्परेचर तो वो भी एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी चीज का हम एप्लीकेशन, इसी चीज का हम यूज करते हैं उसको टेम्परेचर मेजर करवाने के लिए, टेम्परेचर मेजर करवाने के लिए। अब देखो आगे क्या बोला है, एनोमैलस, है ना, सॉरी एनामोलस, स्पेलिंग इसका अलग है।
स्पेलिंग इसका बहुत ज्यादा अलग है और इसका प्रोनाउंसिएशन है ना, प्रोनाउंसिएशन काफी ज्यादा अलग है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है काफी ज्यादा अलग है और इसका जो स्पेलिंग है काफी ज्यादा एनोमैलस या फिर एनामोलस है ना, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ये एनामोलस बिहेवियर या फिर एक्सपांशन इसमें कैसा होता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, देखो जरा है ना, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें मुझे क्या मिलता है, एनामोलस बिहेवियर एक्सपांशन ऑफ वाटर में क्या मिलता है मुझे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 0 to 4 में है ना, मान लीजिए कि वाटर को हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हम गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए 0 से 4 में, जीरो मतलब कितना भी, मतलब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 है, उसको मैंने गर्म किया 0 से 10, तो वो 0 से 10 कैसा होने वाला है, एक्सपांड होने वाला है। कैसा होने वाला है, एक्सपांड होने वाला है। समझ में आ रहा है कैसा होने वाला है, एक्सपांड होने वाला है। हो गया। लेकिन वाटर का ऐसा नहीं है, 0 से 4 के बीच में अगर हम उसको हीट दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो उस टेम्परेचर के कारण वो एक्सपांड नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब हम उसको 4 से 0 पे लाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो एक्सपांड होता है। आ रहा है समझ में? तो ये 10th में भी आपने पढ़ा है कि 0 से 4 के बीच में वाटर एक एनामोलस एनामोलस बिहेवियर दिखाता है, थोड़ा सा अलग बिहेवियर दिखाता है। बाकी चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ये एक्सपांड होगा, बाकी चीज अगर एक्सपांड हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बढ़ाओगे 0 से 4 में तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 से 0 में घटाओगे तो वो एक्सपांड हो जाएगा। तो ये होता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो आगे देखो क्या बोला है। अब देखो बायमेटेलिक स्ट्रिप हमारे पास में क्या होता है, बायमेटेलिक स्ट्रिप हमारे पास में, बायमेटेलिक स्ट्रिप है ना। बायमेटेलिक स्ट्रिप मतलब देखो यहां पर कैसा होता है कि अ बायमेटेलिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ द 2 डिफरेंट मेटल जॉइंट टुगेदर व्हेन हीटेड दे एक्सपांड डिफरेंटली एंड बेंड, है ना। देखो होता कैसा है कि इस तरीके से, मतलब यहां पर एक पट्टी है, यहां पर एक पट्टी है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? यस, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक पट्टी है, अब इसके ऊपर एक हमने दूसरी पट्टी हम यहाँ पर लगा देते हैं, है ना। इसके ऊपर हमने दूसरी पट्टी लगाई, तो ये 2 मेटल के प्लेट्स है और दोनों का मटेरियल अलग है, मतलब ये अलग मेटल है, ये अलग मेटल है, दोनों सेम मेटल के नहीं है, दोनों अलग अलग मेटल के। तो होता क्या है, मान लीजिए किसी का है ना, मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है ना, स्पेसिफिक कैपेसिटी मतलब कैसा होता है, किसी का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता है, किसी को थोड़ी सी भी अगर आप हीट दोगे ना तो उसका टेम्परेचर एकदम 3-4 डिग्री बढ़ जाएगा। और कोई चीज ऐसी होती है जिसको आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर देखोगे, है ना, कोई चीज ऐसी होती है कि उसको आप कितना भी टेम्परेचर दो उसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है ना। मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा सब्सटेंस लिया जिसको आपने बहुत ज्यादा हीट दे दी, फिर भी वो एकदम थोड़ा सा ही उसको 2 डिग्री ही उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई कोई और सब्सटेंस है, मान लीजिए इसको हमने 10 जूल एनर्जी दे दी, तो इसका कितना बढ़ा टेम्परेचर, 2 डिग्री ही बढ़ा। लेकिन ऐसी कुछ चीजें होती है जिसको आप अगर 10 जूल इतनी एनर्जी देते हो तो मान लो कि वो बड़ी मुश्किल से 1 डिग्री बढ़ेगा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, मतलब हर एक सब्सटेंस की अपनी हीट कैपेसिटी होती है कि बहुत ज्यादा, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब एग्जाम्पल, बुरा मत मानना आप लोगों ने, मतलब कुछ लोगों का पेट बहुत जल्दी भर जाता है, थोड़ा सा खाना खाया पेट भर गया, थोड़ा सा खाना खाया पेट भर गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कितना भी खाना खा लो पेट ही नहीं भरता, है ना। ऐसी एक कंडीशन होती है। मतलब देखो कैसा होता है, कुछ लोग है ना बहुत काम कर रहे होते हैं या फिर इतना बिजी होते हैं काम के अंदर कि उनको खाने की सूझ नहीं होती, तो वो एकदम से एक रोटी खाएंगे, उनका खाना हो जाएगा, काम पे लग जाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को ऐसा तैयार कर लिया। अब कुछ लोगों का लाइफ एकदम बहुत ही ज्यादा रिलैक्स है, रिलैक्स अगर लाइफ है तो मान लीजिए कि 3-4 रोटियां खा ली, मतलब सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर को खाना खा लिया, फिर से 3-4 बजे कुछ खा लिया, फिर से शाम को कुछ खा लिया, रात को सोने से पहले कुछ खा लिया, दिन भर खा रहे बेसिकली उसकी बॉडी को उतना चाहिए भी नहीं, लेकिन उसने खुद को आदत लगा ली है खाने की। तो मान लीजिए बॉडी अगर वो एक दिन अगर उपवास करता है, मतलब मान लीजिए कि कभी उसको बाहर जाने का काम पड़ा, उसको उस दिन खाना नहीं मिला, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है ना, ऐसी कंडीशन होती है। तो होता यह है कि यहां पर 2 मेटल की पट्टियां हैं, किसी का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता है थोड़ी सी हीट देने के बाद में, और किसी का टेम्परेचर बहुत हीट देने के बाद में बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मान लो पहले की स्पेसिफिक हीट बहुत कम है, तो उसको अगर आप थोड़ा सा गर्म करोगे वो एकदम से एक्सपांड होने लगेगा। लेकिन पहला वाला जो है, पहला वाला एक्सपांड नहीं हो रहा है क्योंकि उसको ज्यादा हीट चाहिए। तो ये क्या होगा कि ये बेंड हो जाएगा, मतलब जो नीचे वाला है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है,
तो वो बहुत जल्दी बेंड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बेंड हो गया बहुत जल्दी। अब इसके ऊपर दूसरा वाला बेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब कौन बेंड हुआ, पहला वाला नीचे वाला बेंड हुआ। इसका मतलब क्या कि ये थोड़ा धीरे, इसका टेम्परेचर अभी उतना बड़ा नहीं है जितना इसका बढ़ गया। समझ में आ रहा है? जो पीछे रह गया मतलब क्या, इसका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ा है जितना पहले वाले का बढ़ा है। ऐसा हो रहा है। ओके, ऐसी बात होती। ओके, क्लियर है बात? कितना क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्मोस्टेट फायर अलार्म है ना, फायर अलार्म्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गया शायद। चलो अब देखो हीट कैपेसिटी की, अभी हमने बात की ना हीट कैपेसिटी की, वही यहाँ पर है। 10th में भी आपने पढ़ा है बहुत डिटेल में। तो हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, है ना। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। यहाँ पर क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर क्यू का मतलब है एनर्जी, क्यू का मतलब है यहाँ पर एनर्जी, और ये है आपका टेम्परेचर। समझा? मतलब कितनी आपने एनर्जी दी है, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा है। समझ में आ रहा है? कितनी आपने एनर्जी दी है कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा है। तो ये डिसाइड करता है उसकी स्पेसिफिक हीट, की कितना हीट देने के बाद में कितना टेम्परेचर राइज होता है। आपण त्याला किती हीट द्यायची आणि त्यामुळे किती त्याचं टेम्परेचर वाढेल, त्याला म्हणतो आपण स्पेसिफिक हीट। कळलं? तर याचा फॉर्म्युला काय, जूल पर केल्विन, म्हणजे एनर्जी पर युनिट टेम्परेचर असं म्हणतो आपण याला म्हणतो हीट कॅपॅसिटी, की त्याचं टेम्परेचर किती वाढते आहे किती हीट दिल्यामुळे। थोडीशी हीट दिली, खूप जास्त टेम्परेचर वाढलं त्याचं, असं होऊ शकतं। किंवा त्याला पण खूप जास्त हीट दिली पण त्याचं टेम्परेचर काहीच वाढलं नाही, असं होऊ शकतं। मी तुम्हाला सांगितलं ना, एखाद्याचं पोट काय लगेच भरेल की त्याने एक पोळी खाल्ली पोट भरलं, एक पोळी खाल्ली भात खाल्ला पोट भरलं। एखादा असं आहे की तो 3-4 वेळा जेवून आलेला आहे तरी त्याला असं वाटतं की माझं पोट भरलंच नाही आहे। ओके, तर असं होतं की एखाद्याचं टेम्परेचर खूप लवकर वाढतं हीट देऊन, आणि एखाद्याचं टेम्परेचर खूप कमी वाढतं हीट दिल्यानंतर पण, असं होतं। ओके, क्लियर आहे इथपर्यंत? आता आपण पुढचा पार्ट पाहूया। इथे काय म्हटलं, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी। आता याच्यामध्ये स्पेसिफिक आलं। स्पेसिफिकचा अर्थ काय याच्यामध्ये, स्पेसिफिकचा अर्थ काय की मला पहिले माझ्याकडे सबस्टन्स जो होता, मी काय म्हटलं पहिल्यांदा की एक आपण सबस्टन्स घेतला, पण किती घेतला हे मला माहिती नाही। 1 किलोग्राम घेतला, 2 किलोग्राम घेतला, 3 किलोग्राम घेतला, हे मला माहिती नाही। ओके, तर आपण पहिले काय म्हटलं होतं की किती आपण त्याला एनर्जी दिली आणि त्याचं मास किती आहे, है ना, किती त्याला एनर्जी दिली आणि त्याचं टेम्परेचर किती वाढलं हे आपण पाहिलं होतं पहिल्यांदा। आपण त्याला किती एनर्जी दिली आणि त्याचं टेम्परेचर किती वाढलं हे आपण पहिल्यांदा पाहिलं होतं, है ना। मग आता आपण काय करू, स्पेसिफिक, म्हणजे आता आपण त्याचा किती मास घेतला, आपण त्या सबस्टन्सचा किती मास घेतलेला आहे, है ना, त्याचा मास किती आहे। आपण 1 ग्राम घेतला का, 2 ग्राम घेतला का, 3 ग्राम घेतला का, किंवा आपण त्याला 1 किलोग्राम घेतलं का। तर आपण एनर्जी दिली पण किती मासला दिली हे पण पाहावं लागेल, किती मासला दिली आणि त्याचं टेम्परेचर किती आहे। तर क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, तर ही झाली त्याची स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी सी, है ना, ही झाली त्याची स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी सी। तर इथे मी घेतो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, है ना। याला म्हणतो आपण स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी, याला आपण काय म्हणतो, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी म्हणतो, है ना। एक मिनिट, जस्ट 1 मिनिट। ओके, चलो, त्याला म्हणतो आपण स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी। इतना क्लियर हो गया भाई? चल, ओके, आता याचा फॉर्म्युला कसा आहे, है ना, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। पहिले आपण काय केलं, स्पेसिफिक हीट घेतली, पहिले आपण हीट कॅपॅसिटी घेतली होती, आता आपण स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी घेतली आहे। कळलं? तर याच्यामध्ये आपण कसं घेतो की एनर्जी काय आहे, जूल आहे, मास किती आहे, किलोग्राम मध्ये घेतला आपण मास, आणि आपण टेम्परेचर हे केल्विन मध्ये घेतलेलं आहे। तर स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटीची व्हॅल्यू काय, जूल अपॉन किलोग्राम अँड केल्विन, असं म्हणतो आपण त्याला। ओके, ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो, अब क्या बोला, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का मतलब कैसा होता है, बेसिकली
कैलोरीमेट्री तो मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज, है ना। कैलोरीमीटर मतलब क्या कि दो बॉडीज अगर है तो दो बॉडीज एक दूसरे के बीच में कितना एनर्जी को लेन देन करते हैं उसका मेजरमेंट, उसको बोला जाता है कैलोरीमेट्री, है ना। मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज के बीच में कितना एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, दैट वी कॉल्ड कैलोरीमेट्री। हो गया, ऐसा होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक पहली बॉडी है, यहां पर पहली बॉडी है, उसका मास है m1। यहां पर मैंने पहली बॉडी यहां पर ली है, यहां पर मैंने पहली बॉडी ली है, पहली बॉडी का मास है m1, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी है c1, और मान लीजिए उसका टेम्परेचर जो था वो कितना था, उसका टेम्परेचर जो था वो T1 था। ओके, अब इसके बाद ज्यादा हीट थी, अब इसकी जो हीट है वो दूसरी बॉडी को जा रही है ना। तो हम क्या करेंगे, उस दूसरी बॉडी का मास देखो कितना है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखो कितनी है, और फिर उसका टेम्परेचर, इसने उसको एनर्जी दी है तो इसका टेम्परेचर कम होगा और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकल लिखने की कोशिश करूं तो पहली वाली बॉडी है M1C1, इसका टेम्परेचर पहले ज्यादा था, अभी वो कम होकर के T हो चुका है। और दूसरी बॉडी जो है, इसका है मास, इसका है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और फिर इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है, मतलब ये पहले T2 था तो ये T बन चुका है, तो ये T2 हमने T में से T2 को माइनस किया क्योंकि T बड़ा है। इसी केस में T1 बड़ा था तो T1 माइनस T किया, इसी केस में T बड़ा है तो T माइनस T2 कर दिया। ओके, ऐसा ऐसा होता है, इस प्रकार से काम करता है। ओके, इस प्रकार से काम करता है। ये हो गया अपना विषय इधर। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब देखो यहां पर क्या होगा, ओके। देखो देखो यहां पर क्या होगा। ओके, चलो, ओके। चलिए अभी लास्ट में क्या है यहाँ पर, चेंज ऑफ स्टेट, है ना। चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, मतलब ये स्टेट है सब्सटेंस के। सब कुछ सही रिकॉर्ड हो रहा है, चल सब कुछ सही रिकॉर्ड हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट, है ना, तो यहाँ पर देखो सभी चीजें सॉलिड, लिक्विड, गैस की स्टेट है। चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑकर्स ड्यू टू हीट चेंज, हीट एक्सचेंज, मतलब अगर आप हीट अगर देते हो सब्सटेंस को तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। मान लो सॉलिड को हीट देते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया वेपराइजेशन। अगर गैस को लिक्विड में कर दिया कन्वर्ट हमने तो ये कंडेंसेशन हो गया, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया तो फ्रीजिंग हो गया। देखो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो मेल्टिंग हो गया, हो गए। लिक्विड और गैस में कन्वर्ट कर दिया लिक्विड को तो वेपराइजेशन हो गया। लेकिन अगर हमने गैस को लिक्विड कर दिया तो कंडेंसेशन हो गया, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया तो फ्रीजिंग हो गया। इस प्रकार से पूरा कंसेप्ट है। ओके, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, लेकिन बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाते, ऐसा होता है। ओके, चलो। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा एक टेम्परेचर होता है ना, जिस जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाना, आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है ना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो टेम्परेचर है दैट वी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसको जैसे वाटर की हम बात करते हैं, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, ठीक है। शायद आपको सब कुछ दिख रहा है सही तरीके से। चलो, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां पर देखो लैटेंट हीट, है ना, लैटेंट हीट की बात करते हैं। लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है ना, लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि देखो लैटेंट हीट मतलब क्या, छुपी हुई एनर्जी।
छुपी हुई एनर्जी। देखो होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास में एक कंटेनर है, उसके अंदर सब्सटेंस है, हमारे पास में कंटेनर है उसके अंदर सब्सटेंस है, कंटेनर है उसके अंदर हमने क्या लिया, सब्सटेंस लिया, ये इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अब इसको हम बार बार गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो होता क्या है, ये लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, है ना, ये अपने लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद में इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कि ये अगर हमने थर्मामीटर लगाया तो इसके अंदर लिक्विड था, उसको हमने गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया। अब गर्म करने के बाद, गर्म करने के बाद, गर्म करने के बाद, गर्म करने के बाद में क्या हुआ कि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद उसका टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा है। आप उसको कितना भी टेम्परेचर दो, कितना भी दो, कितना भी दो, कितना भी दो, कि वो राइज ही नहीं हो रहा है टेम्परेचर। अगर वो राइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, मतलब क्या कि एनर्जी कहीं पर गुम हो रही है, लैटेंट हो रही है ना, एनर्जी कहीं पे गायब हो रही है, ऐसा हो रहा है वहां पर। एनर्जी उसके अंदर क्या हो रही है, गायब हो रही है। तो भैया आपने उसको एनर्जी दिया 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 दिया, लेकिन एनर्जी मतलब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट तक जब पहुंच रहा था तब तक तो यहां पर अपने को थर्मामीटर में राइज दिख रहा था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद में उसका राइज होना बंद हो गया। अब उसमें क्या होगा कि सारा का सारा लिक्विड जो है वहां पर वेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो एक्स्ट्रा हम उसको एनर्जी दे रहे हैं तो वो उसके स्टेट में चेंज होने के लिए यूज हो रही है। पहले तो उसने हर एक मॉलिक्यूल के अंदर उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, एब्सॉर्ब कर ली, एब्सॉर्ब कर ली। ओके, तो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, हो रही है, हो रही है। ओके, तो तब तक तो हमें दिख रहा था, लेकिन उसके बाद में जो एनर्जी मिली ना, तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, उसको तोड़ने के लिए वो एनर्जी यूज हो रही है, और फिर वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसका स्टेट बदल जाता है। ओके, लैटेंट हीट मतलब क्या कि जब सब्सटेंस अपना स्टेट बदलता है तो उस समय उसको जो एनर्जी दी जाती है वो सारी थर्मामीटर पे दिखती ही नहीं है। तो वो सारी एनर्जी कन्वर्ट होती है स्टेट को चेंज करने में, सारी एनर्जी यूज होती है स्टेट को चेंज करने में, ऐसा होता है। तो जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू एल, है ना, मास इंटू लैटेंट हीट। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, लैटेंट हीट का फॉर्मूला है ना, लैटेंट हीट मतलब ये L मतलब लैटेंट हीट है, तो इसको मैं बोलता हूँ Q अपॉन M। तो Q कितना है, जूल है, और मास कितना है, किलोग्राम है, जूल अपॉन किलोग्राम, ऐसा ये है लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या, सॉलिड को गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, करो करो, है ना, सॉलिड को गर्म करो, गर्म करो, तो सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऐसी दो चीजें यहाँ पर होती है। ओके, बाद में देखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, देखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन है ना, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, है ना, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ओके, बात क्लियर हो गई यहाँ पे, चलो, है ना, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड मतलब हमने कुछ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब मान लीजिए हमने 1 किलोग्राम सॉलिड लिया है, उसको हमने गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, तो सॉलिड का लिक्विड बन गया, है ना। तो वो जो आइस है, आइस को अगर गर्म कर रहे, गर्म कर रहे, गर्म कर रहे 1 किलोग्राम आइस को, तो वो कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर। तो उसको जो भी एनर्जी लगी उसका स्टेट चेंज करने के लिए, दैट वी कॉल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। उसके बाद में देखो हीट अगर ट्रांसफर होती है तो हीट ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं, है ना। हीट अगर ट्रांसफर हो रही है उसको ट्रांसफर करने के हमारे पास में 3 तरीके होते हैं, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। ऐसे 3 तरीके होते हैं हमारे पास में, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। ओके, अब कंडक्शन क्या होता है, देखो जरा कंडक्शन क्या होता है। ओके, कळ लगा आता ट्रान्सफर ऑफ हीट थ्रू मटेरियल विदाउट ऍक्च्युअल मुवमेंट ऑफ पार्टिकल। कंडक्शन मध्ये काय होतं की पार्टिकलचं ऍक्च्युअल मुवमेंट होत नाही, पण तरी पण एनर्जी ट्रान्सफर होते। जसं आता आपण एखाद्या मेटल रॉडला गरम करतोय, तर मेटल रॉडच्या आपण एका एंडला गरम केलं तर दुसऱ्या एंडचा आपोआप गरम होतो, है ना। आता समजा आपण कधी भाजी बनवतोय, त्याच्यामध्ये आपण एक स्टीलचा चमचा घेतला, तर ते आपण बुडवला त्याच्यामध्ये, तर काय होतं त्याचा एक एंड गरम झाला, पण दुसऱ्या एंडला आपल्याला त्याची गरमी जाणवते। तर हे काय झालं, मॉलिक्यूल ट्रान्सफर न होता हीट ट्रान्सफर झाली, त्याला म्हणतो आपण कंडक्शन, है ना। जसं कॉपर ॲल्युमिनियमचा रॉड घेतला, त्याच्यामध्ये त्याचा एक एंड जर गरम केला, दुसरा एंड आपोआप गरम होईल त्याचा आपला, है ना। पुअर कंडक्टर, वूड प्लास्टिक आहे, पुअर कंडक्टर आहे।
असं नाही होत की वूडच्या एका टोकाला गरम केला आपण दुसऱ्या टोक त्याचं गरम होईल, असं होतं का नाही. म्हणून आजकाल किचनमध्ये आपण असे लाकडी चमचे पाहतो आहे. मार्केटमध्ये आता काय लाकडी चमचे आले, कारण की बरेचदा काय होतं स्टीलच्या चमच्याला आपण यूज करतो पण तो गरम होऊन जातो है ना, असं होतं. प्लास्टिकमध्ये पण कंडक्शन होत नाही है ना, असं की मतलब असं नाही की प्लास्टिकचा एक एंड आपण गरम केला दुसरा एंड गरम झाला, असं नाही होत. ओके, अभी हम बात करने वाले रेडिएशन के बारे में ना. रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन. अभी हम बात करने वाले हैं रेडिएशन के बारे में, है ना. रेडिएशन है ना, रेडिएशन ट्रान्सफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम है ना. म्हणजे एक राहायला वाटते म्हणजे कन्व्हेक्शनचा राहायला कन्सेप्ट आहे, कन्व्हेक्शनचा कन्सेप्ट आहे. कन्व्हेक्शन. ओके, इथं रेडिएशन, इथे रेडिएशन झालेलं आहे. ओके, कन्व्हेक्शन इथे राहायला कदाचित. ओके ओके ठीक आहे. एक कन्व्हेक्शन असतो, एक कंडक्शन असते, कन्व्हेक्शन असतं. ओके ओके ठीक आहे. तो मी इथे पेज घेतलाच नाही. ओके, रेडिएशन काय असतं पाहून घेऊ आपण, नंतर आपण कन्व्हेक्शन सांगू तुम्हाला. रेडिएशन म्हणजे काय असतं माहिती आहे का, की ट्रान्सफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम. समजा आता सनपासनं पृथ्वीवर एनर्जी येते आहे ना, म्हणजे सूर्यापासून पृथ्वीवर एनर्जी येते आहे, तर या दोघांमध्ये कोणतंही मीडियम नाही आहे. तर मीडियम नसताना समजा एनर्जी ट्रान्सफर होत असेल तर त्याला म्हणतो आपण रेडिएशन. त्याला म्हणतो आपण रेडिएशन है ना. हीट फ्रॉम सन रिचेस अर्थ बाय रेडिएशन है ना. ट्रॅव्हल इन व्हॅक्यूम म्हणजे त्याला मीडियम लागत नाही ट्रॅव्हल होण्यासाठी. ट्रॅव्हल ॲट स्पीड ऑफ लाईट, लाईटच्या स्पीडने ट्रॅव्हल होतं है ना. डार्क सरफेस गुड ॲब्सॉर्बर गुड इमिटर है ना. शायनी सबस्टन्स पुअर ॲब्सॉर्बर पुअर इमिटर. म्हणजे जे डार्क बॉडी असतं ना, डार्क बॉडी म्हणजे कसं होतं, आपण पाहिलं असं उन्हाळ्यामध्ये आपण म्हणतो काळे कपडे घालू नये. काळे कपडे घातल्यामुळे काय होतं की गुड ॲब्सॉर्बर. काळे कपडे कसे असतात, गुड ॲब्सॉर्बर गुड इमिटर. काळ्या कपड्यांमध्ये एनर्जी खूप जास्त ॲब्सॉर्ब होऊन जाते. बरेचदा काय होतं, आपण एखाद्या मोठ्या ठिकाणी जातो म्हणजे बगीच्यामध्ये जातो किंवा आपण एखाद्या मंदिरामध्ये जातो, तर त्या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं असेल की त्या ठिकाणी खाली जे आहे ना, म्हणजे त्या ठिकाणी प्रार्थना स्थळ असतं, त्या ठिकाणी तुम्ही गेलात तर खाली बरेचदा असं पांढऱ्या रंगाची एक म्हणजे जो चालण्याचा मार्ग आहे तिथे पांढरा रंग दिलेला असतो. का बरं पांढरा रंग दिलेला असतो, त्या पांढऱ्या रंगावर आपण जर चालत असू तर ऊन जरी असलं तरी त्या पांढऱ्या रंगावर आपल्याला चटके लागत नाहीत. कळलं, असं असतं ते. तर व्हाईट जर आहे म्हणजे तो काही डार्क नाही आहे, ज्या गोष्टी डार्क नाही आहे त्या कलरला ॲब्सॉर्ब करत नाही जास्त. पण जे डार्क बॉडीज असतात, डार्क कलर समजा असला, ब्लॅक कलर असला, तर तो पूर्ण रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करून घेतो. ओके, गुड इमिटर्स असतात ते. डार्क सरफेस कसे असतात, गुड ॲब्सॉर्बर आणि गुड इमिटर असतात. नंतर काय म्हटलं आपण, शायनी सबस्टन्स पुअर ॲब्सॉर्बर पुअर इमिटर. मतलब म्हणजे एखादा शायनी सबस्टन्स आहे त्याच्यावर रेडिएशन पडतं पण ते रिफ्लेक्ट करतं त्याला, त्यामुळे तो ॲब्सॉर्ब नाही करत, तर तिथे पण ती वस्तू गरम नाही होत मग. ओके, आता तुम्ही म्हणा कन्व्हेक्शन म्हणजे काय. कन्व्हेक्शन आपलं राहिलं आहे. कन्व्हेक्शन म्हणजे काय असतं पहा, है ना, कन्व्हेक्शन. ओके, आपण काय घेतलं कन्व्हेक्शन. तर कन्व्हेक्शन म्हणजे काय असतं माहिती आहे का, की लेयर टू लेयर एनर्जी ट्रान्सफर होते. कळलं का, म्हणजे कसं होतं माहिती आहे, आता एक कंटेनर आहे, त्या कंटेनरमध्ये आपण पाणी घेतलेलं आहे. ओके, एक कंटेनर है, त्याच्यामध्ये आपण पानी घेतलेलं है ना. हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर पानी भरा हुआ है. अब हम उसको नीचे से गर्म कर रहे हैं है ना. अभी हम उसको नीचे से गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे उसको गर्म कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं. अब जब हम इसको गर्म हम कर रहे हैं तो इसकी जो नीचे जो लेयर है, इसके जो नीचे लेयर है तो वो सबसे पहले गर्म होने वाली. तो जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये हल्की हो जाती है, इसका जो वेट है कम हो जाता है. ओके, तो फिर एक्सपांड होकर के ये जो लेयर है ऊपर चली जाती है, एक्सपांड होकर के ये लेयर ऊपर चली जाती है. अब होता क्या है कि यहाँ पे गर्म किया, ये लेयर एक्सपांड होकर के ऊपर चली गई. ओके, अब उसके बाद में ऊपर की जो लेयर है वो नीचे आ गई. समझ में आ रहा है. तो फिर ये गर्म हो जाएगी, ये गर्म होकर बाद में ये भी ऊपर चली जाएगी, बाकी लेयर्स नीचे आएंगे. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लेकिन वो लेयर टू लेयर ट्रांसफर हो रही है. सबसे नीचे जो लेयर है उसको हमने गर्म किया तो ये ऊपर चली जाने वाली, तो ये ऊपर आ गई. तो इसके नीचे जो लेयर है वो यहाँ पर आती है नीचे, है ना. मान लीजिए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हमारे पास में 10 लेयर है. तो ये हो गया अपना 1 2 3 4 ऐसा करते करते ये 10. तो हम उसको गर्म कर रहे हैं नीचे से, तो 10वीं लेयर जो है नीचे उसको हमने गर्म किया तो वो एक्सपांड हो जाएगी, गर्म हो जाएगी.
तो वो एक्सपांड होकर के सबसे टॉप पे चली जाएगी, 10 पहले नंबर पे, और बाकी जो 9th नंबर की लेयर है वो नीचे आने वाली। तो फिर वो 9th नंबर की लेयर गर्म होकर के ऊपर चली जाएगी, और फिर 8वें नंबर की लेयर नीचे आएगी। ऐसा करते करते लेयर टू लेयर एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है ना। कंडक्शन में क्या होता है, एटम टू एटम एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है, कन्वेक्शन में लेयर टू लेयर एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है, और रेडिएशन में अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें मीडियम लगता ही नहीं, वो एकदम अलग अलग कंसेप्ट है। वहां पे हमें अगर एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो उसमें मीडियम लगता ही नहीं, वो बिना मीडियम की एनर्जी को ट्रांसफर करता है रेडिएशन में। ये डिफरेंस होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में। ओके, ये हो गया। चलो अभी देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या बोला गया है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या बोला गया है, देखो जरा, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या बोला गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या बोला गया। ओके, देखो यहाँ पे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी, अगर एनर्जी अपने अगर कोई बॉडी है, वो बॉडी अपने अगर हीट एनर्जी को लूज कर रही है, लॉस अगर हो रहा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड सराउंडिंग। मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का है 25, तो दोनों का डिफरेंस हो गया है 100 माइनस 25 मतलब 75। तो अगर बॉडी अपनी हीट को लूज कर रही है, तो जो लॉस ऑफ हीट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो हीट लॉस बाय द बॉडी, ये डिपेंड करता है कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। बॉडी एंड सराउंडिंग इनके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी अपनी हीट को कैसे लूज करने वाली है ना। लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी या फिर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डिपेंड ऑन द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। तो T माइनस टी एस, इसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ क्या करता है कि बॉडी है वो एनर्जी लूज कर रही है, वो डिपेंड करता है कि भैया बॉडी का कितना टेम्परेचर है और सराउंडिंग का कितना टेम्परेचर है, उनके डिफरेंस के ऊपर। ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। ओके, ऐसा होता है। ओके, ये हो गया। चलो अब देखो इसके की कंसेप्ट कौन कौन से थे, इसके की कंसेप्ट कौन कौन से वो भी जरा देखो, की कंसेप्ट कौन कौन से यार, उसके की कंसेप्ट कौन कौन से देखो। हीट इज एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या है, एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। उसके बाद में देखो टेम्परेचर मेजर्स हॉटनेस, जो टेम्परेचर होता है वो हॉटनेस को मेजर करता है। सब्सटेंस एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, हीट अगर देते हो तो सब्सटेंस एक्सपांड होने वाला है। वाटर शोज एनामोलस बिहेवियर, है ना, एनोमैलस एनामोलस बिहेवियर, है ना, एनामोलस एक्सपांशन दिखाता है वाटर। स्पेसिफिक हीट टेल्स एबिलिटी टू स्टोर हीट, है ना। स्पेसिफिक हीट क्या करती है कि वो बताती है कि हीट को स्टोर करने की एबिलिटी कितनी है बॉडी की। हीट ट्रांसफर ऑकर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, है ना, मतलब हीट अगर ट्रांसफर हो रही है तो वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन उसके कारण होगा। अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसमें 3 मार्ग है, एक तो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगी, एक तो कन्वेक्शन से होगी, या तो रेडिएशन से होगी। इस तरीके से ये काम करता है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो सीरीज में हमने ये भी चैप्टर खत्म कर दिया है। देखो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना, उसके ऊपर सारे पॉइंट नहीं कवर हो सकते, ऐप के अंदर हम सारी चीजें कवर करते। ऐप के अंदर एक चैप्टर जो है वो कम से कम 5 से 7 दिन चलता है, कम से कम 1 हफ्ता तो चलता ही है, क्योंकि इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। तो आपके ऐप के अंदर न्यू बैच जो है 11th की, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम पढ़ाते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर आपको कंटेंट मिलता रहेगा, लेकिन वो वन शॉट में मिलता रहेगा। ओके, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, चलिए यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।